नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन मतलब आरपीएससी की ओर से अभी 5-10 मिनट पहले जो पाठ्यक्रम है संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी निकली थी, इसमें देखिए सिलेबस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर संस्कृत एजुकेशन यानी संस्कृत डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली थी व्याख्याता की, उसका पाठ्यक्रम है। पूरे पाठ्यक्रम का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। ठीक है, ये हिंदी का है। इसमें पहला स्तर जो था उच्च माध्यमिक में, इसमें संधि समास उपसर्ग पर थे। पिछले में भी यही था। पर्यायवाची विलोम समश्रुत भिन्नार्थक अनेकार्थक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ठीक है। अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति पत्र, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, आपको इतने ही याद करने हैं, उसमें और कुछ भी याद नहीं करना है। दूरसंचार जो बुक्स है ना, उसमें आपको अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति पत्र, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना। मुहावरे लोकोक्ति हैं, अपठित गद्यांश है। ठीक है। इसके अलावा अपठित गद्यांश और पद्यांश दो आते हैं ना, उसमें जनसंचार के प्रमुख माध्यम में तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता। इसमें देखिए कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज है, डायरी है, लेखन है, विषय, परिभाषा, तत्व है, संबंधी। तो ये जो कंटेंट है ये मैंने पूरा करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एक फोल्डर मिलेगा आपको। आप प्लेलिस्ट आप अगर नहीं जानते हो तो आप किसी से पूछना, उसमें से ये जो कंटेंट है ना, ये वाला, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवा रखा। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मुझसे बेहतर भी कोई आपको और भी कंटेंट मिल जाए, परंतु एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने बहुत शानदार करवा रखा है। पिछली बार 4-5 क्वेश्चन है यहाँ से फंसे थे। जिस भी विद्यार्थी ने अगर पढ़ा हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर कंटेंट अच्छा था। और ये कविता, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, ये वाला कंटेंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार नोट्स उपलब्ध करवाए थे। उसकी पीडीएफ्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। आप लोग अगर उसका मतलब अपना नोट्स तैयार करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य मंच या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद में देखिएगा शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। हर परीक्षा में बहुत ही मतलब कम मेहनत में अधिक नंबर वाला जो कंटेंट है ना, वो शब्द शक्ति होती है। परंतु अधिकांश विद्यार्थी इससे डरते हैं। शब्द शक्ति कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो कि ये कहता है कि सर मुझे बिल्कुल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत कम विद्यार्थी इन चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए आपको ये ज़्यादा पढ़नी है। शब्द शक्तियों का प्रश्न आपका बेसिक सा आएगा। कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा आप, कोई भी किताब, आप उसमें से 10-5 दोहे अगर 2-4 बार रिवीजन कर लिए तो उसी में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अलंकार हैं, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, ये सारे बिल्कुल बेसिक सा एक प्रश्न पूछा जाता है इनसे भी। छंदों में भी दोहा, चौपाई, रोड़ा, उल्लाला और गीतिका, हरि गीतिका मैंने करवा रखे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये गुणों का बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। काव्य में रस का निरूपण है, रसावय भाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, लक्षण है, उदाहरण, ये मैंने करवा रखे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो आपको मिल जाएंगे ये सारे। अब स्नातक स्तर में हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते आ रहे हो, वही चीज़ है। इतिहास लेखन की परंपरा से एक प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास ग्रंथ यानी इसका लेखक कौन है, उसके हिंदी साहित्य का आरंभ और इसका काल विभाजन और नामकरण से एक प्रश्न आता है। और आरपीएससी ने नामकरण का प्रश्न बांध के रखा है कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, फिर इसी प्रकार से बीजप्पन काल किसने कहा था, वीरगाथा काल किसने कहा था। इस प्रकार से ये क्या है कि फिक्स बांध रखा है। इसमें तो राहुल सांकरतायन वाला पक्का पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछती है आरपीएससी। पता नहीं दूसरे किसी के बारे में कभी ना तो आदिकाल के बारे में पूछा, ना वीरगाथा काल के बारे में पूछा, ना किसी और जो नामकरण कर रखा, ना आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है। इस प्रकार से किसी के बारे में नहीं पूछते, पता नहीं क्यों। परंतु अपन को रटने हैं सारे, सीधी सी बात है। इसमें रट्टा ही लगाने की आवश्यकता है। और इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा कि देखो आरंभिक काल इस तरीके से कहा, प्रारंभिक काल इस तरीके से कहा, बीजप्पन काल इस तरीके से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ रट्टा मारना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मार लेना सभी नामों के। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं, प्रामाणिकता, उसकी प्रवृत्तियों, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, ये चंद्रबरदाई और नरपति नाल है। इनसे 100% प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार चंद्रबरदाई का प्रश्न संस्कृत विभाग
और सामान्य दोनों में चंद्रोपाध्याय का प्रश्न आया था पृथ्वीराज राजस्व से, और मैंने करवा रखे हैं, आप स्पेशली प्ले लिस्ट में इन दोनों को करवा रखा स्पेशली। इनके दोहे पूछे जाते हैं बीच में से, वो मुझे पता भी था पिछली बार की दोहे पूछेगा, तो वही दोहा इसमें से पूछा गया था। ठीक है, अब देखो, सामान्य परिचय, भक्तिकाल का उद्भव, विकास, दार्शनिक पीठिका की भक्तिकाल का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो आप लोग बेसिक सा है, किसी ने बताया है अरबों की देन, तो किसी ने बताया है भारतीय चित्त के मनोवर्ती, तो किसी ने कुछ बताया। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। और संत काव्य की मुख्य विशेषता प्रवृत्ति, कबीर और दादू में से स्पेशली रटना। कबीर और दादू का प्रश्न कैसी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, केवीएस हो, ईएमआर, कुछ भी हो, कबीर का प्रश्न आएगा तो आएगा। संत काव्य में मुख्य है ही कबीर, शुरुआत ही वहाँ से हो रही है। मतलब प्रबल जो पक्ष रखने वाले जो संत हुए थे वो कबीर हुए थे। कबीर के बगैर मतलब भक्ति का संत काव्य है ना, वो अधूरा ही है क्या, है ही नहीं, यही समझो। कबीरदास जी तो बहुत महान संत हुए ना। फिर सूफियों में बात करें तो जायसी और मंझन, तो जायसी का प्रश्न आएगा तो आएगा, सीधी सी बात है। चाहे कुछ भी हो जाए, जायसी का प्रश्न आएगा तो आएगा, चाहे अगला कैसे भी पूछे, चाहे पद्मावत के बारे में पूछे, चाहे आखिरी कलाम के बारे में पूछे, चाहे उनके गुरु के बारे में, कैसा भी बना सकता है प्रश्न। अगले के दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रश्न अपन से पूछ सकता है। ज़्यादातर तो क्या है कि बेसिक से ही पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभार क्या है कि अंदर चले जाते हैं तो कोई पंक्ति दे देते हैं, उसका भावार्थ पूछ लेते हैं, ये पंक्ति किसकी है ऐसा पूछ लेते हैं। हिंदी में ज़्यादातर पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, समझ रहे हो। फिर राम भक्ति में अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस वैसे ही डाल रखा है बालकांड अपने। और कृष्ण भक्ति में सूर, मीरा और नंददास, है ना। तो सूरदास जी का, मीरा का और नंददास का आता ही है। परंतु मीरा के प्रश्न ऐसे पूछने लग गए हैं आजकल, अपन मीरा की भक्ति माधुर्य भाव देखते ही कर देते हैं, परंतु कभी कभी क्या है कि पिछली बार द्वितीय श्रेणी में ऐसा प्रश्न बना लिया, उसमें सख्य भाव बिल्कुल सटीक बैठ रहा था, परंतु रटाया बच्चों को यही जाता है कि माधुर्य भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव। वो दोहे को समझना पड़ेगा आपको कि दोहा अपने को क्या कह रहा है। अगर आपको उसका भावार्थ आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भावार्थ नहीं आ रहा है तो देखो समस्या होगी, समझ रहे हो बात को। फिर रीतिकाल से संबंधित 100% 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीति का तात्पर्य, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये तीनों धाराएं थी। उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, रचनाकार, रचनाओं का परिचय, इनमें प्रमुख देव, भूषण, बिहारी और गणानंद। तो इन चारों के बारे में विस्तार से आप लोग चर्चा रखना। ठीक है, बिहारी का प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। ये चारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों को बहुत अच्छी तरीके से, आचार्य शुक्ल के इतिहास है आपके पास, तो उनमें से इनके बारे में डीपली जानकारी जितनी हो सकती है उतनी ले लेना, है कि नहीं। सीधा सा ही पूछा जा सकता है, बिहारी सस्य पर टीका के बारे में पूछा जा सकता है, ज्ञानानंद के बारे में तो आप समझते ही हो, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, है ना। तो भूषण है वो रीतिकाल में विरले कवि हैं, क्योंकि ये वीररस के कवि रह गए, और देव तो आचार्य और कवि दोनों हैं, तो ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में पढ़ लेना, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ को मैंने बताया है इनके बारे में। एक बार आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला फोल्डर जरूर पढ़िएगा अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो। आगे देखिए, आगे है आधुनिक काल की पूर्व पीठिका में तात्कालिक परिस्थितियां हैं, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु युग, समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। यानी भारतेंदु युग के बारे में विस्तार से पढ़ना आपको, भारतेंदु युग के जितने भी लेखक कवि हैं उनके बारे में। विविध गद्य विधाओं का विकास है, जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। इनने तो क्या है कि सिलेबस बनाने वाले को तो इतना ही लिखना पड़ता है कि नाटक है, एकांकी है, निबंध है, परंतु सारे निबंध हैं ये ध्यान रखना, सब निबंध रटने हैं अपन को। कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, कोई ना कोई रचना कहीं ना कहीं से ऐसी घुसाएंगे जो अपन कभी सोच ही नहीं सकते। इनके प्रश्न ऐसे ही आते हैं। संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यानी जितनी भी विधा चलती है ना वो सारी विधा रटनी है अपन को। काव्य के विकास में भारतेंदु युग, द्वियुग के बारे में, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों, उनका परिचय, यानी बिल्कुल सब कुछ अपन को पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल डीपली बढ़िया अच्छे से पढ़ना है, 2 3 4 5 बार रिवीजन करना है। अब स्नातकोत्तर स्तर की बात आती है तो काव्य के हेतु, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, कम से कम 7 या 8 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। काव्य के हेतुओं से, काव्य के लक्षण से, काव्य का प्रयोजन, क्यों कवि काव्य लिखता है, काव्य का हेतु क्या होता है, कारण क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, एक एक प्रश्न सभी से आएगा, चाहे कोई भी परीक्षा आप उठा के देख लीजिए व्याख्याता के, इनसे प्रश्न आएंगे। अरस्तु का अनुकरण से एक प्रश्न आएगा, लोनजेंस के उद्दात से और मनोविश्लेषणवाद से एक प्रश्न आएगा। इनके
ज़्यादा डीपली मत जाना। अनुकरण में, लॉन्जाइनस में और मनोविश्लेषण। ये क्या है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्या होता है कि बेसिक ही पूछा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं वो अंग्रेजी में रहती हैं, इनका नाम होता है वो अंग्रेजी में रहता है, अपने को वैसे ही याद नहीं रहता, तो इनका बेसिक ही आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इनके बारे में ज़्यादा डीपली जाते हैं, डीपली इनसे पूछता ही नहीं है। कोई भी परीक्षा उठा के देख लो, आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लो, उसमें भी वो डीपली नहीं पूछते। आगे बात समझ में, तो इनके बारे में बेसिक मैंने करवा रखा, आप वीडियो ज़रूर देखना। पिछली बार तो एक भी प्रश्न इनसे बाहर गया नहीं था, आप खुद चेक कर सकते हो, पेपर मिलान कर लो, वीडियो से मैंने जो नोट्स करवाए वो चेक कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फालतू में अगर आप चाहते हो कि मैं किसी का बड़े कोचिंग संस्थान का नाम सुन के उसका कोर्स वोर्स खरीदो, तो आपकी मर्जी है, 10-20 हज़ार खर्च करो, आपकी मर्जी है, उसमें अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप पैसे क्यों लगा रहे हो, मेरे तो कहने का मतलब ये है। अब कबीर ग्रंथावली है वो मैंने करवा रखी है, गुरुदेव के 5 प्रारंभिक पद हैं, रामचरितमानस का बालकांड है, फिर बिहारी सच्चई के जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा 25 दोहे जोड़े गए हैं, साकेत पूरी की पूरी मैंने करवा रखी है, और साथ में इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और करवा रखे हैं। और बोलो इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये करवाने के बाद भी इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। फिर निबंध कविता क्या है करवा रखा है, चिंतामणि पहला भाग रामचंद्र शुक्ल का इसमें है, शिरीष के फूल कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये 2 निबंध है। कफन कहानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रखे हैं, पुरस्कार प्रसाद जी की करवा रखी है, यही सच्चा मनु भंडारी की, ये मैंने सब करवा रखे हैं। साथ ही में इनके क्या करवा रखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने करवा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में वीडियोज देख लीजिएगा। अब इसके अलावा देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान कंप्यूटर संबंधी, इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा और क्षेत्र कार्य, किशोर अवस्था में अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम इनकी निहितार्थ। इसी के साथ में अधिगम में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निर्मितिवाद सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, यानी उनके लिए क्या जरूरी है। इसी के साथ में अगला पॉइंट जोड़ा है इसमें कि मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की अवधारणा, समायोजन की मतलब प्रमुख युक्ति, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इनके निहितार्थ। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र जो है, उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं, मतलब संप्रेषण कौशल इसका विकास, टेक्नोलॉजी जो मॉडल्स होते हैं, शिक्षण प्रतिमान मॉडल्स, और अग्रिम व्यवस्थापक संप्राप्ति और सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, परीक्षा परीक्षण इंक्लूडिंग टीचर। इसी के साथ में है कि शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, इनका उपयोग करना, और सहकारी अधिगम। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, आईसीटी जो है ना, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उनकी अवधारणा, प्रणाली उपागम है, कंप्यूटर सहायक अधिगम है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, CAI। इस प्रकार से पूरा जो कंटेंट है मैंने आपको समझा दिया है। अब किस प्रकार से प्रश्न आएंगे वो भी देख लीजिए। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें कॉन्सेप्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा 55 प्रश्न, ठीक है, वो बुक्स थी वो नहीं जोड़ी हैं, पिछला जो पाठ्यक्रम है सेम वो का वही है। नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल का है, इसमें भी 55 प्रश्न, और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के इनके हैं 20 प्रश्न, ठीक है, और 30 जो प्रश्न है वो साइकोलॉजी से संबंधित है। इस प्रकार से अपने 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, 55 और 55 110 हो जाएंगे, 20 ये जोड़ देंगे तो 130 हो जाएंगे, 30 और 30 120 और 30 150 प्रश्न अपने आएंगे, 300 मार्क्स हैं। इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है हिंदी से संबंधित कि मैंने नहीं करवा रखा। आप प्ले लिस्ट में से ईमानदारी से वो सारे टॉपिक्स हैं वो पढ़िएगा, आपको सारा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। जो नहीं करवा रखा है उसका आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट कर देना, जिससे क्या है कि जो बचा हुआ है बाय द वे 1-2 तो वो मैं आपको करवा दूंगा। आप एक बार जरूर है ना प्ले लिस्ट में से ये जो इतिहास वगैरह है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वो सारा आप पढ़ सकते हो, टोटली आपको मिलेगा। और कम से कम 20, 30, 50 आपको मैंने जो टेस्ट पेपर हैं वो भी करवा रखे हैं, आप लोग एक बार उनका भी अध्ययन कर लेना कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं। पीछे के पुराने पेपर हैं वो भी मैंने करवा रखे हैं, मतलब कॉलेज लेवल के भी करवा रखे हैं, और RPSC सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड है वो भी मैंने करवा रखे हैं। तो ये पूरा कंटेंट मैंने करवाया हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से आराम से ईमानदारी से पढ़िएगा। कम से कम आपके पास में समय है तो 7-8 महीने का समय है, क्योंकि नवंबर में भी एग्ज़ाम है और ये तीसरा महीना खत्म हो गया है, तो आप लोग मेहनत कर सकते हो, अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।